नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं नायर के द्वारा आयोजित असिस्टेंट इंजीनियर का प्रश्न पत्र, जिसको शॉर्ट में एईएन के नाम से जानते हैं, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और यह ग्रुप बी का एग्जाम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे में जो भी ग्रुप बी का एग्जाम होता है वह नायर के द्वारा आयोजित किया जाता है और वह दो तरह से आयोजित किया जाता है। एक 70% कोटा और एक होता है 30% कोटा। जो 70% कोटा होता है ये सीनियरिटी बेस होता है और जो 30% कोटा होता है ये मेरिट बेस होता है। यानी कि इसका जो पैनल बनता है ये सीनियरिटी के आधार पे बनता है और इसका जो पैनल बनता है ये मेरिट के आधार पे बनता है। तो अभी आगामी एग्जाम जो 4 मई 2025 को होने वाला है वह 70% कोटा के तहत आयोजित किया जाएगा और 70% कोटा में जो है 70 नंबर जो होता है वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट से पूछा जाता है। 30 नंबर जो होता है इसमें इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल सब्जेक्ट होता है और जो 10 प्रश्न एक्स्ट्रा होता है यानी ऑप्शनल होता है वह राजभाषा संबंधित प्रश्न होता है। इस तरह से सभी एग्जाम में यानी कि नायर के द्वारा जो भी ग्रुप बी के एग्जाम कराया जाता है, चाहे वो आईएन का एग्जाम हो, एओएम का एग्जाम हो, एमएम का एग्जाम हो, एसीएम का एग्जाम हो, एपीओ का एग्जाम हो, सभी में 70% उसका जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट होता है वो होता है, प्लस 30 नंबर और प्लस 10 नंबर जो है ये सभी में जो है कॉमन है, यानी इस सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने नायर के द्वारा आयोजित 17 मार्च सॉरी ये भी एग्जाम जो हुआ था ये 17 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था। जो 70% कोटा जो 4 मई को होने वाला है, इसमें आयोजित किया गया था एओएम, एसीएम और एएमएम। इन तीनों का जो प्रश्न पत्र था उसको हम लोग हल कर लिए हैं, जिसका वीडियो जो है इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। और अगर आप 4 मई को अगर इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो ये सभी वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, या अगर आप ग्रुप बी के किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में इससे पहले ये सारा वीडियो अपलोड किया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो राजभाषा से संबंधित प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप क्या होता है। जो अंक करते हैं यानी जो डिजिट होता है उसका रूप क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप यानी इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन नॉमरल्स। जो अंकों का उपयोग किया जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय रूप होता है और जो हम लोग भाषा का उपयोग करते हैं यानी हिंदी का तो वो भारतीय अंकों का जो देवनागरिक रूप होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। जो केंद्रीय हिंदी समिति है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होता है वह भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री। और इसका अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो वो होते हैं भारत के गृह मंत्री। तो आप दोनों याद कर लेंगे कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं और जो भारत के गृह मंत्री होते हैं ये इसका जो है उपाध्यक्ष होते हैं। और केंद्रीय हिंदी समिति में कुल सदस्यों की संख्या जो होता है वह 41 यानी कि 41 होता है, जो 3 सालों के तक के लिए किया जाता है और 3 साल के बाद जो है इसका फिर से पुनर्गठन किया जाता है। तो इस पे कितने प्रश्न बन गए। इसका जो सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 41 हो जाएगा और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो 3 वर्ष तक होता है और 3 वर्ष के बाद जो है पुनर्गठन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है, हिंदी में कविता पुस्तक लिखने के लिए दी जाने वाली पुरस्कार का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हिंदी में कविता लिखा जाता है यानी कविता का पुस्तक लिखा जाता है तो उसमें रेलवे के द्वारा जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो हिंदी में अगर कविता या काव्य लिखा जाए
तो इसके लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। आप याद कर लेंगे कि कविता या अगर काव्य की बात आए तो उसके लिए हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। अगर वही पूछा जाए कि हिंदी में कथा, कहानी, निबंध अगर लिखा जाए तो उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उसके लिए दिया जाता है प्रेमचंद्र पुरस्कार। तो अगर कथा, कहानी लिखा जाए तो उसके लिए प्रेमचंद्र पुरस्कार। और अगर रेलवे में तकनीकी भाषा पर पुस्तक लिखा जाए यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में पुस्तक लिखा जाए तो उसके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वह होता है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। तो 3 प्रश्न बनता है कि कविता काव्य के लिए जो है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, कथा कहानी के लिए जो है प्रेमचंद्र पुरस्कार और तकनीकी विषयों पर पुस्तक लिखने के लिए जो है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। और इसमें प्रत्येक साल 3 प्रतिभागियों को चुना जाता है जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होते हैं। 3 प्रतिभागियों में जो फर्स्ट आते हैं उनको नगद पुरस्कार के रूप में 20,000 रुपये दिए जाते हैं। जो सेकेंड आते हैं इनको 10,000 रुपये दिए जाते हैं और जो थर्ड आते हैं इनको 7,000 रुपये दिए जाते हैं। ये तीनों पुरस्कार पर लागू होता है, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हो, चाहे प्रेमचंद्र पुरस्कार हो या लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 74। अनुबंधों और समझौतों को अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में बनाने और जारी किए जाने सुनिश्चित करने की जिम्मेदारियां किसकी है? जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है यानी अनुबंध होता है, टेंडर होता है, उसको अंग्रेजी और हिंदी में बनाना अनिवार्य है राजभाषा नियम के अंतर्गत। तो अगर हिंदी और अंग्रेजी में बन रहा है या नहीं बन रहा है इसका जिम्मेदारी किसके पास है? तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करने वाले अधिकारी के पास। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो यहाँ पहला ऑप्शन ही सही है कि इन दस्तावेजों पे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारियां है। तो व्यक्ति पूर्ण रूप से जो है कोई गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो गैजेटेड ऑफिसर यानी कि उस डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारियां बनती है कि जो टेंडर का डॉक्यूमेंट है उसको अंग्रेजी और हिंदी में बनाया गया है कि नहीं। तो याद कर लेंगे तो इनका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 75। जब संविधान को अपनाया गया था तो प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया था। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो सबसे पहले संविधान में हमारा 8वीं अनुसूची में मुख्य रूप से 14 भाषा को शामिल किया गया था। 14 भाषा को शामिल करने के बाद भाषाओं की संख्या जो है बढ़ता गया और 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और उसके तहत जो है सिंधी भाषा को 15वां भाषा के रूप में अपनाया गया। तो आप याद कर लेंगे कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को अपनाया गया जो 15वीं भाषा के रूप में अपनाया गया। उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया। इसके तहत जो है 3 भाषा को जोड़ा गया, 16 नंबर भाषा, 17 नंबर भाषा और 18 नंबर भाषा को जोड़ा गया। 16 नंबर भाषा में नेपाली जो पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में मात्र एक विदेशी भाषा कौन है, तो वो हो जाएगा नेपाली। तो यह 16वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 17वीं भाषा के रूप में जो है मणिपुरी को जोड़ा गया, मणिपुरी को। और 18वीं भाषा के रूप में जो है कोंकणी को जोड़ा गया, कोंकणी। आप इसको आसानी से याद करने के लिए आप नमक याद कर सकते हैं, यानी न से नेपाली हो जाएगा, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और उसके बाद किया गया 92वां संविधान संशोधन जो हुआ ये हुआ 2003 में। तो इसके तहत जो है 18 भाषा यहाँ तक हो गया था 1992 तक। और 92वां संविधान संशोधन जब 2003 किया गया तो इसमें 4 भाषा जोड़ा गया। 4 भाषा में 19, 20, 21, 22 यानी 19वां में जोड़ा गया बोडो भाषा को, 20 में जोड़ा गया डोगरी भाषा को और 21 में जोड़ा गया मैथिली को और 22वां के रूप में संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो लिखना थोड़ा टफ हो रहा है क्योंकि माउस से लिखना पड़ता है इसलिए। तो आप याद कर लेंगे कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन
3 में जोड़ा गया। इस तरह से वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या जो है 22 हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? मैं आपको बता दूं कि राजभाषा अधिनियम की धारा जो 3(3) है, यह 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई, यानी कि लागू किया गया। और अगर पूछा जाए कि राजभाषा अधिनियम कब से लागू हुआ, तो ये हो जाएगा 10 मई 1963 को। तो राजभाषा अधिनियम जो है वो लागू हुआ 10 मई 1963 को। और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुआ, तो ये 26 जनवरी 1965 को। और अगर पूछा जाए कि राजभाषा नियम कब लागू किया गया, तो वो हो जाएगा 1976 में। राजभाषा नियम 1976 में लागू किया गया, यानी कि एक अधिनियम है और एक नियम है। तो नियम जब भी पूछा जाए, यानी रूल, राजभाषा रूल, तो वो 1976। और राजभाषा एक्ट, देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की बात आए तो वह 1963, यानी 10 मई 1963। जो राजभाषा के तहत भारत के जितने भी राज्य है उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है, क्षेत्र क, क्षेत्र ख और क्षेत्र ग। वो राजभाषा नियम के तहत ही लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजभाषा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी, यानी कि जिम्मेवार है? तो राजभाषा का जो अधिनियम और नियम है, अभी मैं बताया कि अधिनियम जो 1963 में लागू हुआ था और नियम जो है वो 1976 में। इसका नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका जो जिम्मेदारी होता है वह केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ईच सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, यानी कि जो भी प्रशासनिक प्रमुख होंगे उनकी जिम्मेदारियां है कि राजभाषा नियम और अधिनियम का पालन हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 79 है, 78 है। भाषाओं के किस क्रम में नाम बोर्ड, साइन बोर्ड और पदनाम बोर्ड प्रदर्शित किए जाते हैं? तो आप याद कर लेंगे कि जो भाषा के नाम है, साइन बोर्ड है, पद नाम है, उसको सबसे पहले जो है रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा को रखा जाता है। उसके बाद हिंदी भाषा को रखा जाता है और उसके बाद अंग्रेजी भाषा को रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये पहले हिंदी, ये नहीं होगा, पहले अंग्रेजी, ये नहीं होगा, पहले क्षेत्रीय भाषा आएगा, उसके बाद 2 नंबर में आता है हिंदी भाषा, उसके बाद अंग्रेजी भाषा। यानी कि ऊपर में क्षेत्रीय भाषा होगा, उसके नीचे जो है हिंदी भाषा होगा, उसको नीचे जो है अंग्रेजी भाषा होगा। तो जो भी नाम बोर्ड होगा, साइन बोर्ड होगा और पद नाम बोर्ड होगा, उसको इसी क्रम में रखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं है? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि जो राजभाषा नियम है वह किस राज्य में लागू नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्र एक राज्य जो है तमिलनाडु है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 80, उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या राज्य की राजभाषा का प्रयोग कौन प्राधिकृत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी के अतिरिक्त उच्च न्यायालय या किसी निर्णय आदेश के लिए कौन, हिंदी या राज्य के लिए कौन कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति की अनुमति के साथ राज्य के राज्यपाल, यानी राज्यपाल करेंगे लेकिन जो अप्रूवल होगा वह राष्ट्रपति का होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब हमारा जो राजभाषा के 10 प्रश्न थे वह खत्म हो गए। अब नीचे जो भी प्रश्न आएंगे वह इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से संबंधित होंगे। अब हम लोग 1 नंबर प्रश्न देखेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से संबंधित होंगे, क्रम 1 से शुरू होंगे। ग्रुप ए और ग्रुप बी रेलवे अधिकारियों के अवकाश का लेखा कौन रखता है? जैसे कि जो भी लीव अकाउंट होता है, लीव अकाउंट जो होता है वह गैजेटेड ऑफिसर का जो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं इनका जो लीव अकाउंट होता है, यानी कि लीव का हिसाब किताब कौन से डिपार्टमेंट करता है? तो वो करता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर, लेखा अधिकारी। और अगर पूछा जाए कि नॉन गैजेटेड कर्मचारी यानी ग्रुप डी और ग्रुप सी कर्मचारियों के लीव अकाउंट किस डिपार्टमेंट के पास होता है,
तो वो हो जाएगा पर्सनल डिपार्टमेंट, यानी कि कार्मिक विभाग के तहत किया जाता है। यानी सिंपल सा फंडा है कि जो भी ग्रुप ए और ग्रुप बी के सर्विस बुक होते हैं वह अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होता है, और जो ग्रुप डी और सी के सर्विस बुक होते हैं वह पर्सनल डिपार्टमेंट में होता है। प्रश्न संख्या 2 है, हर बार महंगाई भत्ते की दर बढ़ने पर बाल शिक्षा भत्ता CEA की राशि स्वतः 25% बढ़ जाएगी। द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस गेट्स ऑटोमेटिकली रेज्ड बाय 25% एवरी टाइम द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस गोज अप बाय, यानी कि महंगाई भत्ता कितना परसेंट होने पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वह 25% बढ़ जाएगी। तो जैसे 1/1/2024 को जो हमारा महंगाई भत्ता है वह 50% को क्रॉस कर गया था, तब जाकर जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसमें 25% की वृद्धि हो गई थी। तो सिंपल सा फंडा है कि जो जब भी महंगाई भत्ता 50% बढ़ेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का दर जो है 25% बढ़ा दिया जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के साथ साथ हॉस्टल सब्सिडी भी 25% की वृद्धि होगी, और इसके साथ अन्य अलाउंस जो भत्ते हैं उसमें भी, मतलब नॉमिनेटेड भत्ते हैं जो 7 पे कमीशन की रिपोर्ट में नॉमिनेट किया गया था, उसमें भी 25% की वृद्धि कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी 50%। प्रश्न संख्या 3 है, एक रेलवे कर्मचारी के निलंबन का आदेश इतने दिन की अवधि के बाद वैध नहीं है जब तक कि इसे रेल सेवक अनुशासन अपील नियम 1968 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आगे नहीं बढ़ाया जाता है। यानी अगर कोई भी कर्मचारी को सस्पेंशन किया जाता है यानी निलंबन किया जाता है, तो कितने दिन के अंदर जो है उसको फिर से रिव्यू किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 दिन। यानी कि अगर आप किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर देते हैं तो 90 दिन के अंदर जो है उसको रिव्यू करना हो सकता है, और 90 दिन के बाद अगर लगता है कि इस कर्मचारी का सस्पेंशन पीरियड और बढ़ाना है तो उसके बाद उसको कम से कम 180 दिन का वृद्धि किया जाएगा। यानी कि 90 दिन के बाद जो भी एक्सटेंशन दिया जाएगा सस्पेंशन में वो 180 दिनों का होगा। और इस पीरियड में जब भी 90 दिन के बाद अगर अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसमें देखा जाता है कि कर्मचारी के गलती के कारण सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंशन किया जाता है, तो उसमें जो निर्वाह भत्ता दिया जाता है कर्मचारियों को उसमें 25% की कमी कर दिया जाता है। यानी कोई भी सस्पेंशन पीरियड में कर्मचारी को जो उसका वेतन होता है उसका 50% दिया जाता है, और जो 90 दिन के बाद रिव्यू किया जाता है और कर्मचारी की गलती के कारण सस्पेंशन पीरियड आगे बढ़ाया जाता है, तो इस 50% में जो है 25% की कमी कर दिया जाएगा। और अगर प्रशासन के कमी के कारण अवधि बढ़ाया जाता है तो 50% में 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी तो या इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 दिन। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किसके लिए रेलवे कर्मचारी को हाउस बिल्डिंग एडवांस HBA नहीं दिया जाता है। तो जो HBA होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है। अब हाउस बिल्डिंग एडवांस जो है कर्मचारियों को क्यों दिया जाता है, तो हाउस बिल्डिंग एडवांस जो है कर्मचारियों को जमीन खरीद कर उस पर घर बनाने के लिए दिया जाता है, या बना बनाया घर भी खरीदने के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर किसी कर्मचारी चाह रहा है कि मुझे जमीन खरीदने के लिए केवल हाउस बिल्डिंग एडवांस दिया जाए, तो जमीन खरीदने के लिए नहीं दिया जाता है। जमीन खरीद कर उस पे घर बनाने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस दिया जा सकता है। तो किस कंडीशन में नहीं दिया जा सकता है, तो सबसे पहले तो है कि निजी व्यक्ति से नए तैयार घर की एक मुश्त खरीदने के लिए नहीं दिया जाएगा। प्लॉट खरीदना और उस पर घर बनाना, देखिए इसके लिए दिया जाता है। कर्मचारी के स्वामित्व वाले प्लॉट पर नए घर बनाने के लिए, यानी कर्मचारी के पहले से जो जमीन है उस पर नया घर बनाने के लिए भी HBA दिया जाता है। प्राइवेट बिल्डर से नए तैयार घर की एक मुश्त खरीद के लिए भी HBA के तहत दिया जाता है। लेकिन निजी जमीन पर बना बनाया घर खरीदने के लिए एक मुश्त राशि नहीं दिया जाता है। उसके बाद इसमें HBA जो होता है, इसमें जो मूलधन होता है इसका रिकवरी, मूलधन का जो रिकवरी होता है वह 180 इंस्टॉलमेंट में किया जाता है, यानी कि 180 महीनों में, यानी 15 वर्ष में। और जो इसका इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है,
इसको जो है 60 इंस्टॉलमेंट में किया जाता है, यानी कि 5 वर्ष में। तो कभी कभी पूछा जाता है जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है उसके मूलधन का रिकवरी कितने महीनों में किया जाता है, तो 180 महीनों में, यानी कि 15 वर्ष में। और जो ब्याज है इसका रिकवरी कितने महीनों में किया जाता है, तो 60 महीनों में, यानी 5 वर्ष में। और अगर कुल मिलाकर पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा 240 महीना, और वर्ष में पूछा जाए तो 20 महीना। प्रश्न संख्या 5, मंडल इंजीनियर किस प्रकार के ड्यूटी पास के लिए हकदार हैं, यानी कि जो डीएन होते हैं, डिविजनल इंजीनियर, किस प्रकार के ड्यूटी पास के लिए हकदार हैं। तो रेलवे में जो अधिकारियों का ड्यूटी पास होता है वह 3 तरह से होता है। एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर, और एक होता है ब्रॉन्ज। तो जो गोल्ड पास होता है वह जोन में मात्र एक व्यक्ति को ही दिया जाता है, जो होते हैं जीएम महोदय। तो आप याद कर लेंगे कि गोल्ड पास यानी गोल्ड ड्यूटी पास मात्र एक ही आदमी को जोन में मिलता है, जो होते हैं जीएम। यहाँ तक कि एजीएम को भी गोल्ड पास नहीं मिलता है। उसके बाद जो रेलवे बोर्ड के जो भी मेंबर होते हैं उनको गोल्ड पास मिलता है, लेकिन जोनल में अगर पूछा जाए तो सिर्फ जीएम को ही गोल्ड पास मिलता है। उसके बाद जो होता है एसएजी रैंक, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होते हैं, यानी कि एसएजी रैंक एवं इसके ऊपर के जितने भी अधिकारी होते हैं उनको सिल्वर पास मिलता है, और एसएजी रैंक के नीचे जितने भी अधिकारी होते हैं उनको ब्रॉन्ज पास मिलता है। तो ये डीएन जो है ये हो गए सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारी हो गए, तो सिलेक्शन ग्रेड में जो होता है उनको ब्रॉन्ज पास मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। जैसे आपके जितने भी ब्रांच ऑफिसर होते हैं वो जेएजी ग्रेड में होते हैं, यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। तो ब्रांच ऑफिसर का अर्थ हो गया कि अगर पर्सनल डिपार्टमेंट के हैं तो सीनियर डीपीओ होंगे, अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं तो सीनियर डीएन होंगे। तो सीनियर डीएन जैसे बनेंगे तो ये जेएजी ग्रेड में आ जाएंगे। अभी ये सीनियर नहीं बने हैं, इसलिए ये अभी सिलेक्शन ग्रेड, सॉरी, सीनियर स्केल ग्रेड में है। नेक्स्ट प्रश्न, अब प्रश्न देखेंगे हम लोग 6 नंबर। अध्ययन अवकाश यानी कि स्टडी लीव केवल उन्हीं रेल सेवकों को दिया जाता है जिन्होंने परिवीक्षा यानी जो प्रोबेशन पीरियड होता है सहित नियमित नियंत्रण सेवा पूरे कर लिए हो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टडी लीव पाने के लिए कितने साल की नौकरी आवश्यकता है, तो स्टडी लीव उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जिनका 5 साल का सेवा कंप्लीट हो गया है। यानी जो रेलवे में पास दिया जाता है, आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको मात्र एक सेट पास मिलेगा जो 5 साल तक मिलता है, और 5 साल कंप्लीट करने के बाद पास की संख्या जो है 3 हो जाता है। तो आप पास के रूल अगर आपको याद है तो आपको स्टडी लीव के रूल भी याद कर लेंगे कि 5 साल नौकरी कंप्लीट करने के बाद ही स्टडी लीव मिलेगा। और अगर आप एक रेलवे नॉन गैजेटेड कर्मचारी हैं तो आपको पूरे सेवा काल में जो स्टडी लीव है वो 24 माह यानी 2 वर्ष के लिए दिया जा सकता है, जो एक बार में 12 महीनों के लिए मिलता है, और पूरे सेवा काल में 24 महीना। पूछा जाए कि पूरे सेवा काल में कितने दिनों का स्टडी लीव मिलता है, तो 24 महीना। और अगर एक बार में कितने स्टडी लीव मिलता है तो वो हो जाएगा 12 महीने का। और अगर अन्य लीव के साथ मिलाकर स्टडी लीव लिया जाए तो कितने महीनों का मिलेगा, तो ये हो जाएगा 28 माह। तो ये सभी नियम जो है नॉन गैजेटेड कर्मचारी के लिए है। और रेलवे में जो डॉक्टर होते हैं उनको पीजी करने के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए स्टडी लीव मिलता है, जो पूरे सेवा काल में 3 वर्ष के लिए दिया जा सकता है। तो डॉक्टरों के मामले में 3 वर्ष के लिए स्टडी लीव मिलता है, और नॉन गैजेटेड कर्मचारियों के लिए 24 मंथ के लिए, एक बार में 12 मंथ, और ऑन लीव के साथ मिलाने पे 28 मंथ। प्रश्न संख्या है, सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से के निर्णय से व्यवस्थित है यानी सहमत नहीं है, तो वह यह निर्णय प्राप्त होने के इतने दिन के अंदर इसके खिलाफ अपील कर सकता है। अगर आरटीआई के तहत कोई कर्मचारी आरटीआई करता है और आरटीआई का जवाब जो मिलता है उससे वह अगर सहमत नहीं है, तो आरटीआई प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर जो है वह अपील कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन। और क्वेश्चन आता है कि आरटीआई के तहत सूचना कितने दिनों के अंदर मैक्सिमम उसको रिसीव कराना है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 30 दिन।
और अगर जीवन से संबंधित अगर कोई सूचना मांग रहा है, अपने जीवन और मृत्यु से संबंधित अगर कोई कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति सूचना मांग रहा है, तो वैसे सूचना 48 आवर्स के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर जो है सूचना उपलब्ध करा देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 8। अपीलेट अथॉरिटी कैन यानी अपीलीय प्राधिकारी क्या कर सकता है? जो हमारा DAR है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल, इसके तहत जो अपीलेट अथॉरिटी होता है यानी जिसके पास आप अपील कर रहे हैं, अपना पेनाल्टी के लिए अपील कर रहे हैं, उसके पास क्या क्या पावर है यानी वो आपके प्रति क्या कर सकता है? तो एक नंबर में सेट ए डाइज पेनाल्टी यानी दंड को रद्द कर सकता है। जो आपको पेनाल्टी मिला है उसको दंड को रद्द कर सकता है। इनहांस पेनाल्टी यानी कि जो आपको अगर माइनर पेनाल्टी मिला है तो उसको मेजर कर सकता है यानी कि दंड में वृद्धि कर सकता है। रिड्यूस द पेनाल्टी यानी दंड को कम कर सकता है। अगर आपको मेजर पेनाल्टी मिला है तो उसको पावर है कि उसको माइनर कर सकता है। तो तीनों उसके पास पावर है, लेकिन अगर वह पेनाल्टी में इनहांस करना चाहता है तो उसके पास जो है मात्र 6 महीने का समय रहता है, यानी 6 माह के अंदर ही वह पेनाल्टी में इनहांस कर सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अपीलेट प्राधिकारी के पास अगर इनहांस पेनाल्टी करना है तो उसके पास कितने दिन के अंदर करेगा? तो 6 माह। और अगर रिड्यूस करना है पेनाल्टी तो कितने माह के अंदर कर सकता है? तो इसके लिए 12 माह का समय उसके पास रहता है। प्रश्न संख्या 9 है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कम्यूटेशन ऑफ LHAP। LHAP के कम्यूटेशन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो सबसे पहले है कि मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे ही हाफ LAP का कम्यूटेशन कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाफ LAP बैलेंस इन अकाउंट इन ट्विस्ट द लीव अप्लाइड यानी 2 गुनी छुट्टी के बदले जो है अगर आपको 10 दिन LAP का कम्यूटेशन कराना है तो कम से कम आपके खाते में 20 हाफ LAP होना चाहिए। इसी बात को कह रहा है कि 2 गुनी LHP खाते में शेष होना चाहिए। उसके बाद अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कर्मचारी के अवकाश अवधि समाप्ति पर ड्यूटी पर लौटने की युक्तियुक्त संभावना है, यानी कि कम्यूटेशन जो कर्मचारी करा रहा है उसका यह संभावना हो कि पुनः अवकाश समाप्ति पर वह क्या ड्यूटी पर लौटेगा या रेलवे से रिजाइन कर देगा। तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है किस मामले में लघु दंड DAR कार्रवाई में जांच आवश्यक है? इन विच केस ऑफ माइनर पेनाल्टी DAR एक्शन इंक्वायरी इज नेसेसरी। ऐसे तो इंक्वायरी जब भी किया जाता है वह मेजर पेनाल्टी में ही इंक्वायरी किया जाता है। जब भी मेजर पेनाल्टी किसी कर्मचारी को दिया जाता है तो रूल 9 के तहत जो है इंक्वायरी करना आवश्यक होता है। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि DAR के किस नियम के तहत इंक्वायरी किया जाता है? तो रूल 9 के तहत। तो लेकिन अगर माइनर पेनाल्टी दिया गया है लेकिन पेंशन इज एडवर्सली अफेक्टेड यानी कि जो पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है माइनर पेनाल्टी में भी, तब भी इंक्वायरी की आवश्यकता हो जाती है। तो माइनर पेनाल्टी में अगर पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इंक्वायरी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या है 11 ज्वाइनिंग टाइम कैन नॉट बी कंबाइंड विथ यानी कि जो ज्वाइनिंग समय होता है वह किस छुट्टी के साथ ऐड नहीं किया जा सकता यानी कि जोड़ा नहीं जा सकता है। तो जो IREC यानी कि इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड के चैप्टर 1 में इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 में जो चैप्टर 5 है यह लीव रूल से संबंधित चैप्टर है। तो चैप्टर 5 में जितने भी लीव है उन सभी लीव के साथ जो है ज्वाइनिंग टाइम को ऐड किया जा सकता है, लेकिन इस चैप्टर 5 में CL लीव का कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए CL के साथ ज्वाइनिंग टाइम को कंबाइंड नहीं किया जा सकता है। ये ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है बहुत सारे कर्मचारियों को पता नहीं है। तो ज्वाइनिंग टाइम जो होता है जब किसी कर्मचारी का एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफर होता है तब उनको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ज्वाइनिंग करने के लिए कुछ दिन का छुट्टी दिया जाता है, उसी को ज्वाइनिंग टाइम कहा जाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कैजुअल लीव। बाकी सभी छुट्टी के साथ जो है ज्वाइनिंग टाइम को जो है कंबाइंड किया जा सकता है, लेकिन सीएल के साथ ज्वाइनिंग टाइम को कंबाइंड नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर। जब महंगाई भत्ते की दर 50% से अधिक हो जाएगी तो एक्स श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दर क्या होगी। जो एक्स कैटेगरी का शहर होता है, यानी कि रेलवे में शहर के अनुसार जो है हाउस रेंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्स, वाई और जेड। एक्स कैटेगरी के जो शहर हैं वह हाई रेट रहता है, यानी कि शुरू में इसका 24% रेट था, इसका जो था 16% और इसका जो था 8%। जब महंगाई भत्ते की दर जो है 25% हो गया तब ये बढ़ के 9% हो गया, ये बढ़ के जो है 18% हो गया और ये बढ़ के जो है 27%। और नियम है कि जब महंगाई भत्ते की दर जो है 50% हो जाएगी तो ये बढ़ के 10% हो जाएगा, ये बढ़कर 20% और ये बढ़ के 30% हो जाएगा। यानी एक्स कैटेगरी का शहर महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पे 30% हो जाएगा। तो इसमें देखिए कोई भी 30% वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर जो है नायर के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। आप लोग याद कर लेंगे। अभी एक्स कैटेगरी के शहर का रेट जो है 30% है, चूंकि महंगाई भत्ते का दर जो है 50% से ज्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 13। जब महंगाई भत्ते की दर 50% से कम रहती है तब तक मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी डीसीआरजी के अधिकतम ए लॉन्ग एज द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस डीए रिमेन बिलो 50% द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, जिसको शॉर्ट में डीसीआरजी कहा जाता है। सीधा सा क्वेश्चन है कि महंगाई भत्ता अगर 50% से कम रहता है तो डीसीआरजी का अधिकतम रेट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 20 लाख। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर 20 लाख। और अगर महंगाई भत्ता 50% या 50% से अधिक रहता है तब डीसीआरजी में 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा, जिससे इसका नया रेट जो है ये हो जाएगा 25 लाख। जैसे अभी महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा है तो डीसीआरजी का मैक्सिमम रेट अभी वर्तमान में पूछा जाए तो ये है 25 लाख, और इससे 50% से कम जब था तब 20 लाख था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर रिवोकिंग सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ ए रेलवे सर्वेंट, किसी रेलवे कर्मचारी के निलंबन आदेश को रद्द करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मानक फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को आमतौर पर एसएफ के नाम से जाना जाता है। SF1, SF2, SF3, SF4 ऐसे प्रकार के फॉर्म होते हैं। अगर किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो उसके लिए जो है SF1 फॉर्म का यूज किया जाता है। नॉर्मल अगर सस्पेंड किया जाएगा तो SF1 फॉर्म लगेगा। अगर डीम्ड सस्पेंशन किया जाता है तो उसके लिए SF2 फॉर्म। ये डीम्ड सस्पेंशन क्या होता है, अगर कोई कर्मचारी 48 आवर्स से ज्यादा किसी के यहाँ कैद रहता है, किसी प्रशासन के यहाँ कैद हो जाता है तो उसको डीम्ड सस्पेंशन यानी SF2 के द्वारा किया जाता है। SF3 फॉर्म जो होता है यह निर्वाह भत्ता के लिए यूज किया जाता है, जो सस्पेंड कर्मचारी जो होता है उसके तरफ से भरा जाता है कि मैं इस सस्पेंशन पीरियड में किसी अन्य जगह अपना रोजगार नहीं कर रहा हूं ताकि मुझे निर्वाह भत्ता दिया जाए। जो निर्वाह भत्ता का दर होता है वह उसका लास्ट पेमेंट का 50% रहता है। तो कर्मचारी की तरफ से जो फॉर्म भरा जाता है वह SF3 होता है, और जो सस्पेंशन पीरियड को रिवोक यानी खत्म करने के लिए किया जाता है वह जो फॉर्म होता है वह होता है SF4 फॉर्म। यहाँ पे राइट आंसर भी SF4 दिया है। तो सस्पेंशन पीरियड को जो है खत्म करने के लिए जिस फॉर्म का यूज किया जाता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म 4। प्रश्न संख्या है 15। इन ए ईयर हाउ मेनी नेशनल हॉलीडे आर गिवन टू रेलवे एम्प्लॉय, एक वर्ष में रेलवे कर्मचारियों को कितने राष्ट्रीय अवकाश दिए जाते हैं। तो जो रेलवे कर्मचारी होते हैं, नेशनल हॉलीडे की बात हो रही है, तो भारत में पूरे भारत में मात्र 3 ही नेशनल हॉलीडे है। एक हो जाता है आपको 15 अगस्त जिसको इंडिपेंडेंट डे के नाम से जानते हैं, एक होता है 26 जनवरी और एक हो जाता है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। तो मात्र यही 3 जो है ये नेशनल हॉलीडे है।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 3। प्रश्न संख्या है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म ROR यूज इन द फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट। रेलवे परियोजनाओं के वित्तीय मूल्यांकन में प्रयुक्त ROR शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या है 17 विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सब मेजर हेड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे अर्निंग। निम्नलिखित में कौन रेलवे की आय के वर्गीकरण के लिए एक प्रमुख उप प्रमुख हेड है? तो उप प्रमुख हेड की बात किया जाए तो ये हो जाएगा एक्सट्रैक्ट एक्स। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 द टर्म रेट कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली यूज। शब्द दर अनुबंध आमतौर पर किस डिपार्टमेंट या किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है वह स्टोर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जनरली वही यूज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर भी स्टोर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। प्रश्न संख्या है 19 द PL नंबर ऑफ एनी स्टॉक आइटम इज ए कितने डिजिट नंबर, मतलब किसी भी स्टॉक सामानों की PL संख्या कितने अंकों की होती है? तो सबसे पहले हम आपको बता दूं का जो PL होता है वह होता है प्राइस लेजर, यानी PL का जो यूज होता है वो प्राइस लेजर, यानी स्टोर डिपार्टमेंट पे जितने भी स्टॉक आइटम होते हैं वो सब PL नंबर के द्वारा जाने जाते हैं और उसका जो PL नंबर होता है वह 8 डिजिट का होता है यानी कि 8 अंक का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पोर्टल फॉर ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विस रिक्वायर्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन PSU। निम्नलिखित में कौन विभिन्न सरकारी विभाग संगठन PSU द्वारा आवश्यक समान उपयोग की वस्तु और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए एक पोर्टल है? जैसे आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं अगर ऑनलाइन, तो जैसे हम लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि ऐप के माध्यम से खरीदते हैं, उसी तरह से किसी गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई वस्तु खरीदा जाता है तो उसके लिए जो पोर्टल बनाया गया वो होता है जेम, जिसको फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस। जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस। तो राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है IREPC, ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जिसपे रेलवे के द्वारा जो है टेंडर निकाला जाता है, ये टेंडर वेबसाइट है। एक होता है IRWCMS इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी रेलवे के द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट वाला वेबसाइट है। उसके बाद इसके जो आई पास है ये होता है इंटीग्रेटेड पे रोल अकाउंट सिस्टम, इसके द्वारा जो है हमारा और आपका जो पेमेंट बनता है वो आई पास के माध्यम से ही बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 है किसी लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट का कौन सा भाग उस रिपोर्ट के अधिक महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 1। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या है 22 किसी निर्माण कार्य के इतने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी को तकनीकी मंजूरी कहा जाता है। तो डिटेल एस्टीमेट जो होता है उसके मंजूरी को तकनीकी मंजूरी कहा जाता है। प्रश्न संख्या है 23 स्टेशन भवन की साधारण मरम्मत के कार्य के लिए जोनल ठेके के अंतर्गत जारी किए जा सकने वाले किसी भी कार्य आदेश का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है? तो जो इसका मूल्य होगा वह अधिकतम मूल्य जो है वह हो जाएगा 5 लाख रुपये। प्रश्न संख्या है 24 द परफॉर्मेंस गारंटी इज सबमिट, यानी परफॉर्मेंस गारंटी जो जमा किया जाता है तो कब जमा किया जाएगा? तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को जब स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद उसके द्वारा जो है PG मनी जिसको बोला जाता है, शॉर्ट में इसको PG मनी बोला जाता है, जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% होता है। ये 5% जो है कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से जमा किया जाता है जब उसको
LOA जिसको बोला जाता है, यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति पत्र प्राप्त हो जाता है, तब पीजी मनी कॉन्ट्रैक्टर को जमा करना होता है। और ये पीजी मनी जो है 5% होता है, और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड उसका अच्छे तरह से समाप्त हो जाए तब उसको पीजी मनी जो है वापस कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर इशू ऑफ LOA यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद। प्रश्न संख्या है ABC एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, यानी ABC विश्लेषण का उपयोग कब किया जाता है? तो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, जब इन्वेंट्री नियंत्रण का कोई काम हो तब वहां ABC विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है परफॉर्मेंस गारंटी, शॉर्ट में PG बोला जाता है, इन वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यानी कि कार्य संविदा के निष्पादन गारंटी अनुबंध मूल्य की कितना % होता है? मैं इससे पहले बताया कि जो पीजी मनी होता है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5%। प्रश्न संख्या है फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट इज वर्क आउट यूजिंग, परियोजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DFC टेक्निक का उपयोग करके जो है वह फाइनेंशियल अप्रेजल के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है आफ्टर द मर्ज ऑफ द रेलवे बजट व्हाट हैज बीन द मेजर इम्प्लीकेशन, रेल बजट के विलय के बाद प्रमुख निहितार्थ क्या हो रहा है? तो जब रेल बजट जो है वह हो गया, रेल बजट को आम बजट में जब मर्ज कर दिया गया तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? तो ये हो गया रेलवे को जो है अब जितने भी लाभांश होता है यानी डिविडेंड, अब रेलवे को देना नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी रेलवे को अब सरकार को लाभांश का भुगतान नहीं करना है। रेलवे नो लॉन्गर हैव टू पे डिविडेंड टू गवर्नमेंट, सबसे बड़ा प्रभाव यहीं पड़ा। प्रश्न संख्या है 29 एज पर आर्टिकल 266 of the Indian Constitution, all revenue of the government flow into, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार सरकार के सभी राजस्व में जमा होता है। तो अनुच्छेद 66 के तहत जो होता है वह भारत के संचित निधि, जिसको इंग्लिश में जो है बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और आज के इस पेपर का अंतिम प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, परसेंटेज ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस ऑफ ग्रॉस अर्निंग इज नो एज, सकल आय के लिए कार्य व्यय का प्रतिशत किस रूप में जाना जाता है? तो ये होता है इम्पोर्टेंट प्रश्न है और लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो यानी परिचालन अनुपात के तौर पे इसका जाना जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे और इसी प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम के तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं और ग्रुप B एग्जाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं, तो हमारे सभी अपलोड किया गया वीडियो और आगामी आने वाले वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।